Welcome students in Hindi subjects online class. Today we are going to learn about the subject Hindi subjects chapter number 3, the name Jheelon ki Nagari. We already have discussed about the chapter number 2 and 1 in your previous classes. I hope so that you have done your homework. If not done, then you should please done your homework on time. याद भी करते रहें, जो भी होमवर्क आपको बताया जाए वो हाथों हाथ करें। सभी सब्जेक्ट टीचर्स का ये प्लानिंग रहेगा कि जब भी हमें मौका मिलता है आपकी क्लासों के बाद, तो हम आपको यहाँ मैसेज के माध्यम से बुलाएंगे और उसके बाद आपकी होमवर्क की कॉपी आपको चेक करवानी पड़ेगी। तो आप होमवर्क करते रहेंगे सारे। इसके अलावा जैसे ही होमवर्क करते हैं रोज़, तो उसकी PDF मैंने देखा है कुछ बच्चों की, केवल कुछ बच्चों की PDF आती है। मैं उनके नाम भी नोट कर रहा हूँ जिन बच्चों की नहीं आती है। तो एक बार अपने आप से ध्यान दें, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क डेली नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे पास नहीं भेज रहे हैं, तो उनको क्या है फिर एक साथ सारा होमवर्क करना पड़ेगा, तो ज़्यादा भार होगा। इससे बढ़िया है जैसे जैसे आपको चैप्टर पढ़ाए जाएं वैसे वैसे आप उनका होमवर्क करते रहें, और जैसे ही हम बुलाएं तो होमवर्क की कॉपी लेकर के स्कूल में आएँ। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, झीलों की नगरी। हमारे तीसरे पार्ट का नाम है झीलों की नगरी। तो सबसे पहले हम झीलें समझते हैं। झील का मतलब होता है एक ऐसा भूमि से गिरा हुआ क्षेत्र जिसके अंदर पानी भरा रहता है। आपके आसपास भी आपने कहीं देखा होगा, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा, ये इतना केवल आकार में, छोटा आकार में एक गड्ढा बना हुआ है उसमें पानी भरा हुआ है तो आप उसको झील नाम देने लगे, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। इसको तो केवल आप गड्ढा बोल सकते हैं। इसको आप गड्ढा बोल देंगे, लेकिन इसको झील नहीं बोलेंगे। झील तो क्या होगी, एक ऐसा क्षेत्र, एक विस्तृत क्षेत्र, महासागर और सागरों से छोटा होगा लेकिन गड्ढों से बड़ा होगा, जो कि भूमि से घिरा हुआ रहता है और उसके अंदर पानी भरा रहता है, उसको क्या बोलेंगे, झील। अब उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पे झीलें ज़्यादा होंगी तो उस शहर को, उस नगर को क्या बोला जाएगा, झीलों का शहर। उसको क्या बोलेंगे, झीलों का नगर या शहर। तो इसीलिए उदयपुर को बोला जाता है। इसका मतलब उदयपुर के अंदर बहुत सारी झीलें बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नाम लें तो पिछोला झील है, आना सागर झील है, सॉरी आना सागर उसमें नहीं है, आना सागर अजमेर में बनी हुई है, पिछोला झील है उदयपुर में। उसके अलावा बात करें स्वरूप सागर है, दूध तलाई है, जगरूप सागर है। तो इस तरह से बहुत सारी झीलें वहाँ उदयपुर में बनी हुई है, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहते हैं। तो इस पाठ के अंदर इन्हीं चीज़ों का वर्णन है कि कौन कौन सी तो झीलें बनी हुई हैं उदयपुर में, और उन झीलों के पास में कौन से भवन हैं, उन झीलों के अंदर जो टापू बने हुए हैं वहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज इस पाठ में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों के पास किताब अवेलेबल है वो किताब से देख लेंगे, और इसके अलावा हम PDF भी भेजेंगे, तो आप PDF में से देख करके हमारे पाठ को समझ सकते हैं। पाठ शुरू करते हैं आज का। मैं कंकु हूँ। पाठ में सबसे पहले शुरू में क्या कह रहा है, मैं कंकु हूँ, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है कंकु। हो सकता है लड़का भी। मैं उदयपुर में रहती हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कंकु कौन है, एक लड़की है। तो कंकु नाम की एक लड़की है जो ये कह रही है कि मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए मैं आपको झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप जयपुर में रहते हैं तो आप अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में बताते हैं, उसी तरह से कंकु उदयपुर में रहती है और वो अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में आपको बता रही है। अरावली नगर, उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। उदयपुर नगर कहाँ स्थित है, अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला का मतलब होता है छोटे छोटे पहाड़ों से, पर्वतों से एक श्रृंखला बनी रहती है एक लंबाई के अंदर। जैसे मान लीजिए आप ये पर्वतमाला किसको बोलेंगे, ये पहाड़ बना हुआ है, फिर ये पर्वत बना हुआ है लंबाई में, इसी तरह से फिर ये लंबा पर्वत है, फिर थोड़ा सा गैप हो गया, फिर पर्वत हो गए, तो एक लंबी चैन सी बनी रहती है, इसको बोलते हैं पर्वतमाला। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। ये जो पर्वतमाला के बीच में स्थित है, इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर,
उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि झीलें। मैं अभी आपको नाम बता रहा था, उसी तरह से ये सारी झीलें कहाँ मौजूद हैं? उदयपुर में। इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। बहुत सारी झीलें होने के कारण से उदयपुर का नाम क्या है? झीलों की नगरी। बरसात की ऋतु में इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बरसात के अंदर ये पानी से भर जाती हैं और पानी से भरने के बाद ये दिखने में और भी अच्छी लगती हैं। छटा का मतलब होता है इनको देखने से जो इनकी सुंदरता है वो और भी अच्छी लगती है। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती हैं। जैसे आपने कश्मीर का सुना होगा, हो सकता है किसी बच्चे ने देखा हो, लेकिन कश्मीर के बारे में सब ने सुना होगा कि वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ों से ढके हुए हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत सी झीलें बनी हुई हैं, देखने से सुंदर लगता है। तो उसी तरह से जैसे कश्मीर अच्छा लगता है, उदयपुर भी देखने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए जो उदयपुर शहर है उसको राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। ये आप नोट कर लेंगे, राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? देखो, पहला जो चीज़ थी मैंने आपको बताया झीलों की नगरी, वो किसको कहते हैं? उदयपुर को। और राजस्थान का कश्मीर भी किसको कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं उदयपुर को। ये याद रखेंगे आप। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि झीलों की नगरी बताइए, तो आप नाम बताएंगे उदयपुर। आपसे पूछा जाए राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे उसके अंदर उदयपुर को। किसको कहते हैं राजस्थान का कश्मीर? उदयपुर को। अब आगे बात करें, फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। अब ये क्या कह रहा है? किसी एक झील के बारे में कंकु वर्णन कर रही है। एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर, उसके बीच में क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान। बीच का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक ये इस तरह से झील बनी हुई है, तो इसमें इस झील में पानी भरा हुआ है चारों तरफ, लेकिन बीच में क्या होता है? ज़मीन का कोई क्षेत्र उठा हुआ रहता है। कई बार ज़मीन का उठा हुआ क्षेत्र कैसे रहेगा? पूरा नीचे पानी में ढका हुआ, लेकिन किसी एक जगह से इस तरह से उठ करके नीचे चला जाता है। तो वो जो टापू नामू संरचना बन जाती है, टापू की तरह दिखने वाली संरचना बन जाती है, वहाँ पे क्या बना हुआ है? फतेह सागर के अंदर नेहरू उद्यान, एक बाग लगाया हुआ है जिसका नाम है नेहरू उद्यान। इन झीलों के पानी में ही जगनिवास तथा जगमंदिर नाम के जल महल भी हैं। इसी फतेह सागर झील के अंदर दो इसने महल भी बताए हैं। उनके क्या क्या नाम है? जगनिवास और जगमंदिर। ये भी याद रखना, जगनिवास और जगमंदिर कहाँ स्थित हैं? फतेह सागर झील में। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। आपने किया है नौका विहार? नौका विहार का मतलब होता है छोटी छोटी नावें होती हैं जिनमें बिठा करके पर्यटक को घुमाया जाता है। पर्यटक कोई भी हो सकता है जो वहाँ घूमने जाता है, उसको पर्यटक बोलेंगे हम। तो उसमें क्या होता है? नावों में बैठ करके पूरी झील के अंदर उनको घुमाया जाता है। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। जब रात का समय होता है, आपने जयपुर में देखा होगा, जयपुर में जल महल जो है, अल्बर्ट हॉल जो है, कभी आप अगर रात को जाएंगे तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि कितनी अच्छी रोशनी से वो मतलब जगमगाते हैं। आप दिन में देखोगे अल्बर्ट हॉल को और रात में देखोगे तो आपको दुगनी सुंदरता उसकी दिखेगी रात के समय। एक विशेष बात यह है कि यह झीलें इस प्रकार से बनी है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है। इन झीलों को किस प्रकार से बनाया गया है? जैसे मान लीजिए किसी एक जगह एक झील बनी हुई है। मैं ये साफ कर देता हूँ एक बार, ये लिख लेना, राजस्थान का कश्मीर उदयपुर। अब हम बात कर रहे हैं, इन झीलों का निर्माण इस तरह से हुआ है। जैसे मान लीजिए ये झील यहाँ बनी हुई है, फतेह सागर झील, तो इसको कनेक्ट कर रखा है किससे? पिछोला झील से। फिर इसको कनेक्ट कर रखा है किससे? स्वरूप सागर झील से। तो क्या होता है, जैसे इसमें पानी भर जाता है तो इसका पानी ओवरफ्लो होने के बाद इस झील में आ जाएगा। इस झील में अगर ज़्यादा पानी हो गया तो वो बह करके कहाँ जाएगा? इस झील में। तो इस प्रकार से जल संरक्षण का एक अनुपम उदाहरण है ये। जल संरक्षण कैसे? जैसे मान लीजिए जैसे ही पानी ज़्यादा हुआ तो पानी बहने की बजाय किसी एक झील से दूसरी झील में जा रहा है। अगर आपको पानी काम में लेना है तो वो जल जो है वो संरक्षित रहेगा।
इस झील में ही उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी हुई है, सौर वेधशाला बनी हुई है। जो ये फतेह सागर झील है, आप ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए ये फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर झील बनी हुई है, तो इसका उत्तर कहाँ हो गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनी हुई है, एक सौर वेधशाला। सौर वेधशाला से मतलब होता है जो ये सोलर प्लांट वगैरह हैं उनके संबंध में अनुसंधान होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक और प्रश्न आपके लिए तैयार हो गया। जैसे मैं बात कर रहा था जगनिवास और जग मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ पे हैं, फतेह सागर झील में। मैं आपसे पूछूं नेहरू उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे फतेह सागर झील में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये आ गया कि सौर वेधशाला कहाँ बनी हुई है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, फतेह सागर झील। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मैंने बताया था आपको अभी, सूर्य के संबंध में विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कहाँ पे, सौर वेधशाला में। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। कंकु क्या बता रही है कि उदयपुर में इन झीलों के अलावा भी बहुत से दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। जब आप राजस्थान के जीके के बारे में पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज के बारे में, तो आपको जानने को मिलेगा कि जो उदयपुर था वो किस में आता था, मेवाड़ रियासत में। ये उस समय एक मेवाड़ नाम का एक राज्य था, उसके अंतर्गत आता था उदयपुर। तो मेवाड़ में एक शासक था महाराणा प्रताप। आपने कभी सुना होगा कविताओं में कि महाराणा प्रताप ने अकबर से कभी भी हार नहीं मानी थी। मुगल सम्राट थे अकबर, उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। ये आपके बाद की जो क्लासें आएंगी उसमें आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए कि जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ जो है उसी के अंदर अपना उदयपुर आता था। तो महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल, पिछोला झील में बात कर रहा था आपसे, पिछोला झील बनी हुई है, उसके किनारे पर महाराणा प्रताप के वंशज यानी कि उनके दादा, उनके पिताजी, उन सब के यहाँ पे भव्य महल बने हुए हैं। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। कांच का काम का मतलब जो दीवारें हैं उन पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े इस तरह से लगाए गए हैं कि आप देख करके चकित रह जाएंगे। इस तरह से दीवारों के अंदर कांच लगाया हुआ है, ये बॉर्डर बना करके। आप कभी घूमने का मौका मिले तो वहाँ देख के आना भविष्य में कि जो महाराणा प्रताप और इनके वंशजों के जो महल हैं वो किस तरह से बनाए हुए हैं। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। फतेह सागर जो झील है उसके किनारे पर पूर्व की ओर, मैं बात कर रहा था जैसे मान लीजिए उत्तर की ओर बात की हमने सौर वेधशाला, अब ये कह रहा है कि फतेह सागर झील के किनारे पूर्व की ओर, अभी हम इसमें उत्तर मान लेंगे तो इसकी पूर्व दिशा किस तरफ होगी, तो उस तरफ क्या स्थित होगा, मोती मगरी नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर स्थित है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। वो एक युद्ध के दौरान चेतक का पैर कट गया था, तो वो घायल होकर के मर गया था, तो उसकी याद में चेतक पर बैठे हुए महाराणा प्रताप की फोटो बनाई हुई है। कहाँ पे, फतेह सागर झील के पूर्वी किनारे पर। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी हकीम का सूरी, भामासा, बीलू राणा पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। ये क्या है, युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। क्या क्या नाम है उनके, बीलू राणा पुंजा, मन्ना, झाला, हकीम का सूरी, भामासा आदि। जो आज हम बात करते हैं ना, जैसे भामासा कार्ड बना हुआ है, तो वो किसके नाम से बना हुआ है, इसी भामासा के नाम से बना हुआ है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। यानी कि जहाँ पे जो अच्छी चीज़ें होंगी, नदियाँ हैं, झीलें हैं, महाराणा प्रताप और उनके वंशजों के भव्य महल बने हुए हैं, तो जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई रहती हैं वहाँ पे लोग सभी देखने भी जाते हैं। पर्यटकों का मतलब ये होता है, जैसे आप घूमने जाते हैं तो आप पर्यटक हैं, बाहर से अंग्रेज घूमने आ रहे हैं तो वो भी पर्यटक हैं। तो इस तरह से इन अच्छे जो स्थान हैं उन पर लगातार इनका पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है।
तो इस तरह से हमने आज के पाठ में ये जाना कि कंकु नाम की एक लड़की जो है वो उदयपुर के बारे में अपना वर्णन कर रही है। तो हम पाठ का एक बार रिवीजन करते हैं। कंकु नाम की एक लड़की उदयपुर में रहती है जो अपने शहर का वर्णन कर रही है। कंकु ने बताया है कि वहाँ पे बहुत सारी झीलें बनी हुई है। हमारा जो उदयपुर शहर है वो अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है और इसके चारों तरफ और अंदर बहुत सारी झीलें बनी हुई हैं। कंकु ने उनका नाम भी बताया आपको, जैसे पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है, फतेह सागर झील है, दूध तलाई झील है, जगरूप सागर झील है। तो इस तरह से बहुत सारी झीलें बनी हुई है। और ये झीलें किस तरह से बनी हुई हैं कि एक झील का पानी बरसात ज़्यादा होने पर, ज़्यादा पानी होने पर दूसरी झील में चला जाता है, वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से जल संरक्षण का एक जोरदार उदाहरण। अब आप सोचिए, आज की तारीख में हम जल संरक्षण के बारे में सोचते हैं और ये बहुत पुरानी बातें हैं। उस समय भी जल संरक्षण के बारे में लोग इतना ध्यान रखते थे, तो हमें आज भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कंकु ने और क्या बताया, फतेह सागर झील के बारे में उसने वर्णन किया कि इस झील के मध्य जो किनारा है, वो जो मध्य भाग है, टापूनुमा भाग है, उस पर नेहरू उद्यान बना हुआ है। इसके उत्तर के किनारे पर सौर वेधशाला बनी हुई है। इसके पूर्व के किनारे पर मोती मगरी नाम से एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे महाराणा प्रताप और चेतक की मूर्तियाँ बनी हुई है। इसके अलावा फतेह सागर झील के किनारे पर बेलू राणा, पुंजा, झाला, भामाशाह, इन सब की मूर्तियाँ भी, जो इनके सहयोगी थे, हकीम का सूरी, महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे, उनकी मूर्तियाँ भी यहाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें उदयपुर को क्या क्या बोलते हैं, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। तो इस तरह से उदयपुर के जो भी नाम है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज हमने उदयपुर की विभिन्न झीलों के बारे में, उनके आसपास बने हुए ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, मूर्तियों के बारे में और उदयपुर का जो महत्व है उसके बारे में समझा। इस पार्ट का जो बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम आगे की क्लास में ऑनलाइन करेंगे। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।